आगे लाइव ना। मित्रों, मुक्तिबोध साहित्यिक मंच इलाहाबाद की ओर से आज मुक्तिबोध के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए आप सभी को नमस्कार कर रहा हूं और आप सबका स्वागत कर रहा हूं। हम सब जानते हैं कि आज मुक्तिबोध का जन्मदिन है और मुक्तिबोध आधुनिक हिंदी कविता की, हमारे समय के कवि दूसरे कवि राजेश जोशी कहते हैं कि अगर निराला प्राणवायु है 20वीं शताब्दी की कविता की, तो मुक्तिबोध उसके मस्तिष्क है, अपरिहार्य है। उनके बिना आधुनिक हिंदी कविता और आधुनिक हिंदी आलोचना पर बातचीत पूरी ही नहीं होती। हमारे बीच में मुक्तिबोध पर आज एक नए विषय के बहाने, यह विषय उस तरह से अकादमिक दुनिया का ठस विषय नहीं है, बल्कि समसामयिक समाज समय को समझने के लिए हमने विषय चुना है वक्ता की सहमत से आज मुक्तिबोध को याद करने के मायने। हमने 2013 में मुक्तिबोध की कविता, जो मशहूर कविता है अंधेरे में, के 50 साल पूरे हुए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्रों ने और कुछ अध्यापकों ने इस कविता पर बातचीत करने के लिए एक छोटे से संवाद मंच का गठन किया, जिसका नाम रखा मुक्तिबोध साहित्यिक मंच। हालांकि इस मंच से मुक्तिबोध के अलावा दूसरे संदर्भों के साथ भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए, छोटे बड़े, लेकिन हर वर्ष हम लोग मुक्तिबोध के जन्मदिन पर 13 नवंबर को एक संवाद करते हैं। कोरोना काल में वह संवाद भौतिक रूप से आमने सामने संभव नहीं है, इसलिए हम आभासी मंच पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इस साल एक आध वर्ष का कभी आगे पीछे गैप रहा। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए प्रोफेसर कृष्णमोहन, जिन्हें मैं केएम सर कहता हूं क्योंकि हमारा उनसे रिश्ता, वो हमारे छात्रावास के भी सीनियर रहे हैं, हमारे विभाग के भी रहे हैं। हम लोग लंबे समय तक एक संगठन में भी काम किए हैं, छात्र संगठन और सांस्कृतिक संगठन में। तो इलाहाबाद से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, बीए, एमए, पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग के ही रहे हैं, तो हर तरह से हमारे सीनियर हैं, विचार में, आयु में, वय में। और तो मैं तो यही संबोधित करता हूं, बाकी आप अपनी सुविधा से उनको समझें। और वो हमारे बीच में बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपने मंच की ओर से, अपने मित्रों की ओर से उनका बहुत स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम यानी उनकी बातचीत का कार्यक्रम 1 साल से लंबित है, 1 साल पीछे है। यह 2019 में ही होना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश, मैं उन कारणों का जिक्र नहीं करने जा रहा हूँ, किन्हीं कारणों से कार्यक्रम ही नहीं हुआ। फिर उनको हम संवाद में आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन इस साल स्थितियां दूसरी थी, तो हमने उनसे अनुरोध किया। हालांकि वो इस मायावी दुनिया, आभासी दुनिया की माया से बहुत दूर रहने वाले हैं, उनका विश्वास लिखित शब्द में है। और इसीलिए जितने लाइव हो रहे हैं जगह जगह, आपने देखा होगा कि शायद ही उनकी कहीं उपस्थिति हो, लेकिन उन्होंने अपने पुराने विभाग, हम जैसे छोटे भाइयों को और अपने पुराने विभाग के न्योते को बहुत ही आत्मीयता, बहुत ही स्वागत भाव और बहुत ही सकारात्मक ढंग से ग्रहण किया। और कहीं न जाने के, मैं कहीं नहीं जा रहे हैं इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं आपके मंच से बातचीत करूंगा। हम बहुत आभारी हैं उनके और बहुत ही हृदय से उनका स्वागत है इस सकारात्मक सहयोग के लिए। मित्रों, हमने जो कार्यक्रम किए अब तक, वह तो ठेठ जो अकादमिक दुनिया के विषय थे मुक्तिबोध को समझने के लिए, छात्रों के लिए छात्रोपयोगी हो बातचीत, ये हमारा ध्यान रहा। लेकिन जो छात्र भी नागरिक हैं और जागरूक नागरिक होते हैं, और जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हालात हैं, क्योंकि हमारे वक्ता केएम सर का घनिष्ठ और लंबा रिश्ता रहा है, छात्र आंदोलन से लेकर वाम धारा के सांस्कृतिक आंदोलन से गहरा रिश्ता रहा है। हालांकि अब वो सांगठनिक तौर पर उससे मुक्त है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है उनके लिए वो ये है कि उन्होंने अपनी व्यवस्थित आलोचना की शुरुआत, बल्कि आलोचना की जो पहली मुकम्मल और महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी, वह मुक्तिबोध पर ही है, और लगभग 20 साल पहले वो लिखी गई थी। और उस पुस्तक में केवल मतलब बहस है मुक्तिबोध के दो प्रमुख आलोचकों, जो रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह ने मुक्तिबोध को अपने ढंग से रेखांकित किया था, उनसे बहस करते हुए वह मुक्तिबोध को सही जगह लोकेट करने की कोशिश करते हैं।
तो एक तरह से उनकी भी आलोचना का प्रस्थान बिंदु है मुक्तिबोध। उनका नवजागरण पर, उर्दू साहित्य पर विशेष अध्ययन है और कहानी समय नाम की पुस्तक प्रकाशित है जो कहानी आलोचना की है। और कम ऐसे आलोचक होंगे जो साहित्य को बहुत मतलब स्थिरता के साथ और उसके बृहत्तर सामाजिक आयामों के साथ और मार्क्सवाद की सैद्धांतिकी के साथ उसको देखते समझते होंगे। इसलिए वो हमारे समय के और अपनी पीढ़ी के जो कुछ श्रेष्ठ और गंभीर आलोचक हैं, हम उसमें उनमें उनकी गणना करते हैं, बल्कि उनमें सबसे प्रमुख हैं। मैं इस परिचय के साथ, छोटे से परिचय के साथ, ये परिचय उन लोगों के लिए था जो पहली बार जुड़े हैं या उनको नहीं जानते थे। बाकी पढ़ने लिखे वाले लोग, दुनिया तो उनको जानती ही है। मैं पुनः एक बार उनका स्वागत करते हुए आप सब की ओर से और अपनी ओर से, अपने मंच की ओर से उनसे अनुरोध करता हूं कि जो विषय उन्होंने खुद निर्धारित किया है अपनी बातचीत के लिए, मुक्तिबोध को आज याद करने के मायने, उस पर अपनी बातचीत आरंभ करें। आदरणीय केएम सर। धन्यवाद सूर्यनारायण जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आपने कुछ बड़ी अच्छी शुभकामनाएं अपने परिचय यानी मेरे परिचय के दौरान दी। बहरहाल आज का जो हमारा विषय है, आज मुक्तिबोध को याद करने के मायने, इसके बारे में एक बात मैं सबसे पहले साफ करना चाहता हूँ कि आज की हमारी बातचीत मुक्तिबोध की कविताओं, उनकी व्याख्या या उन पर उठने वाली बहसों से संबंधित नहीं। ये प्रमुख रूप से केंद्रित है हमारी आज की परिस्थितियों पर। मुक्तिबोध की जो चिंताएं थीं, जो उनके सरोकार थे, उनकी रोशनी में हम आज की परिस्थितियों को कैसे देख सकते हैं या मेरे ख्याल से उन्हें कैसे देखना चाहिए, ये कुल मिलाकर के मेरी बातचीत का एक केंद्र बिंदु होगा। और मैं यथासंभव संक्षेप में बातें कहूंगा और चाहूंगा कि कुछ प्रश्न इसके बाद हम लोग ले सकें। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मुक्तिबोध साहित्य को सभ्यता समीक्षा कहते थे। उनके लिए साहित्य या कविता का कोई सीमित या एकांगी अर्थ नहीं था। अगर वो समूची मानव सभ्यता को या मानव सभ्यता के अंतर्गत जो कुछ विशिष्ट क्षेत्रगत आधारों पर बनी हुई सभ्यताएं थीं, भारतीय सभ्यता जिनमें एक है, उनका विश्लेषण और मूल्यांकन करने का काम जो है, प्रमुख रूप से वो कविता का काम मानते थे। अब अगर इस नजरिए से हम अपनी सभ्यता की तरफ देखें, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, जिसके बारे में कभी इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तो ये जो नामो निशान बचा हुआ है हमारा, आज ये किस हालत में है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। भारतीय समाज पर अगर नजर डालें तो सभ्यता के किन्हीं भी पैमानों के अंतर्गत उस के उस सभ्यता के बाशिंदों की शिक्षा का स्तर, उनके विचार का स्तर, उनके रहन सहन के तौर तरीके, अपनी परंपरा के प्रति उनका नजरिया, अपनी प्रकृति
और पर्यावरण के प्रति उनका दृष्टिकोण, आपस में एक दूसरे से उनके रिश्ते, ये चीजें कुछ प्रमुख मानक हो सकती हैं जिनके आधार पर हम किसी सभ्यता को कसते हैं। अगर हम अपनी भारतीय सभ्यता को देखें तो शिक्षा की हालत खराब है। शिक्षा में मौलिकता पूरी तरह से नदारद दिखाई पड़ती है। शिक्षा के जो केंद्र हैं वो उजड़ रहे हैं या उजाड़े जा रहे हैं, और कई बार तो वो बहुत ही लूट खसोट के अड्डों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये जो शिक्षा पद्धति है हमारी, इसने हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। इस बात को हमें समझना होगा, और ये उत्तरोत्तर पतन के गर्क में जा रही है। हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि अभी हम लोग एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, और उस महामारी को लेकर के भी अनेक प्रकार की बातें सामने हैं। अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि राज्य जो है अपनी जिम्मेदारी से मुकर गया है। राज्य ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और लोगों को बेहद स्वार्थी और लालची, लुटेरी निजी चिकित्सा पद्धतियों और चिकित्सा व्यवस्था के हवाले कर दिया है, उनके हाथों में छोड़ दिया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, अब आप देखिए हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण का क्या हाल है। नदियां, जिन्हें हम किसी भी सभ्यता की नब्ज मान सकते हैं, नदियों की जो हालत है वो सभ्यता का सही पता देती है। और तकलीफ होती है ये कहने में, ये महसूस करने में, ये सोचने में, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी नदियां, हमारी इस आधुनिक, तथा कथित आधुनिक जो जीवन पद्धति है, इसके चलते एक रासायनिक कचरे के ढेर में, एक कूड़ेदान में बदलती जा रही हैं। उनका पानी जहर हो रहा है, और हमारी नदियां जो है वो अकाल मौत मर रही हैं। बहुत सारी छोटी नदियां खत्म हो चुकी हैं, और जो हमारी बड़ी, हमारी सभ्यता की पहचान बताने वाली नदियां भी हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण आशंका है कि आने वाले 40-50 वर्षों में शायद उनका पानी भी छूने और नहाने के काबिल न रह जाए, पीने की तो बात ही क्या है। तो हमारे पहाड़ गायब हो रहे हैं, हमारी जो लुटेरी मनोवृत्तियां हैं, जो किसी भी तरह से अपने लिए सुख के साधन जुटा लेने की, चाहे दूसरों को उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमारे पूरे समाज को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हमारी जो लोभ लालच की प्रवृत्तियां हैं उनके शिकार हमारे पहाड़ भी हुए हैं, हमारे जंगल भी हुए हैं। हमारे देश का जो खनन उद्योग है, जिसे तथाकथित खनन माफिया चलाता है, उसके कारनामों का अंजाम ये है कि पर्वत श्रृंखलाएं तक गायब हो जा रही हैं। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्वत श्रृंखला के लिए टिप्पणी की कि वो पहाड़ गायब हो गए,
लगता है हनुमान जी उसे उठा ले गए। जंगल में रहने वाले जानवर जो कि आहार श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका बहुत गहरा संबंध मनुष्य के जीवन से है, वो नष्ट किए जा रहे हैं। जंगलों में रहने वाले जो हमारे आदिवासी हैं, उन्हें हमारी इस तथाकथित विकास की और आधुनिकता की कीमत, भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और तो और आप देखें कि हमारी धरती के अंदर करोड़ों वर्षों से जो खनिज संपदा संचित है, उसे भी औने पौने ढंग से किसी भी तरह से निकाल लेने, बेच देने और उसका जो है यानी जो कि शताब्दियों के लिए हमारी एक धरोहर होनी चाहिए थी, उसे हम इतनी जल्दबाजी में लुटा रहे हैं जैसे कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारी सभ्यता की सच्चाई है, ये हमारे लोभ लालच की सच्चाई। हमारा नागरिक जीवन बुरी तरह से संकटग्रस्त है। हमारा जनतंत्र एक भीड़ तंत्र में बदल चुका है और सड़कों पर किसी भी बहाने से लोगों का शिकार किया जा रहा है। भीड़ ने न्याय का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और हमारी राज्य व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं या तो मौन दर्शक हैं या उसमें खुद शामिल हैं। जो जनतंत्र हमने बनाया था, जो देश हमने बनाया था, जिसमें संस्थाएं, उसके चार खंभे थे, उसकी संस्थाएं थीं, उनके बारे में अलग अलग कुछ कहना व्यर्थ है। लेकिन हम ये साफ देख रहे हैं कि वो सारी ही संस्थाएं बिल्कुल इस व्यवस्था के पतन में, इस व्यवस्था के दुर्व्यवस्था में बदल जाने में पूरी तरह से शिरकत कर रहे हैं। किसी संस्था की तरफ से कोई प्रतिरोध जैसा प्रतिरोध नहीं दिखाई पड़ता। इसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में कभी मुक्तिबोध ने अपनी एक कविता में लिखा था कि छिड़ने ही वाली है युग व्यापी एक बहस, होने ही वाली है भारी जद्दोजहद। लेकिन हम अफसोस के साथ देखते हैं और तकलीफ, सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि हमारी सभ्यता हमारे देखते देखते नष्ट हो रही है। ये भारतीय सभ्यता जिसके न मिटने पर इकबाल ने खुशी जाहिर की थी, तो ऐसा नहीं था कि ये कोई अमिट सभ्यता है। इसको मिटने से बचाने के लिए हमारे पुरखों ने बहुत जद्दोजहद की थी, बहुत कोशिश की थी, तब ये सभ्यता हमारी आज तक जो है चलती चली आई है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? तो सबसे बढ़ के मुक्तिबोध को जो ये उम्मीद थी कि एक बड़ी जद्दोजहद होगी और जल्द ही होगी, एक बड़ी बहस उठ खड़ी होगी, दुर्भाग्य से वो नौबत अब तक नहीं आ सकी। हमारा जो बौद्धिक वैचारिक तबका है वो अधिकांशतः इसी बात में संलग्न दिखता है। वो अपने आप को दिलासा देता है, आश्वस्त करता है। वो बार बार इस बात को दोहराता है कि नहीं, हमने कोई गलती नहीं की, नहीं, हम जिस रास्ते पर चले वो रास्ता सही था।
और ये दरअसल कुछ गलत किस्म के लोगों ने, कुछ हमारे विरोधियों ने, हमारे दुश्मनों ने ये नौबत ला दी है। और हम जिस रास्ते पर चले थे उसी रास्ते पर अगर हम चलते रहें तो हम आखिरकार जो है सही मुकाम पर पहुंच जाए। अब ये तो मैं कहूंगा कि एक शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में सिर गाड़ करके जो है ये सोचने की प्रवृत्ति है कि हम सुरक्षित हैं और हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है। ये दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति है, ये अपनी तरफ कोई उंगली नहीं उठाती, सिर्फ दूसरों की तरफ उंगली उठाती है। जबकि हम जानते हैं कि मुक्तिबोध को अगर किसी एक बात के लिए याद किया जाएगा तो वो बात है कि आत्मालोचना, आत्मसमीक्षा के लिए उनका निरंतर आग्रह, यही वो चीज थी जो कि बेहतर की तरफ, परिष्कार की तरफ ले जा सकती थी, जिसको अपनी एक कविता में वो कहते हैं कि बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे और उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष। यानी ये सिर्फ दुश्मनों की लड़ाई नहीं है, क्योंकि जब आप दुश्मनों की लड़ाई के रूप में सारी चीजों को घटा देते हैं तो फिर आप अपने अंदर सुधार की संभावनाओं को कम कर लेते हैं। आप हर चीज जो है दुश्मन पे थोप देते हैं और अपने अंदर जो मतभेद होते हैं उनको इस बात से दबा देते हैं कि इससे हमारी लड़ाई कमजोर हो। तो मुक्तबोध ने इसीलिए कहा था कि अच्छे और उससे अधिक अच्छे के बीच का जो संघर्ष है वो अधिक उग्र है, अधिक उग्रतर है, और यानी अधिक आवश्यक भी। लेकिन हम देखते हैं न वैचारिक हलकों में, न सामाजिक राजनीतिक हलकों में कहीं भी इन सवालों को लेकर के कोई बड़ी बहस नहीं दिखाई पड़ती। अपवाद स्वरूप कुछ लोग जरूर हैं जो अपने अपने ढंग से इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारा जो ये बौद्धिक समुदाय है, जो वैचारिक समुदाय है, वो बुरी तरह से असफल हो गया। उसने आत्मसमीक्षा की ताकत ही खो दी है। वो एक किसी अंधे की तरह से एक सुरंग में जा करके जो है फंसता चला जा रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा है कि उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। वो बार बार इसको एक भावना का और एक श्रद्धा का विषय बना देता है। अपने पुरखों के प्रति हमारा जो सम्मान है उसको वो बार बार दोहराता है और कहता है कि वो इतने महान लोग थे और आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनको खारिज कर रहे हैं। सवाल किसी को खारिज करने का नहीं, खारिज करने की जरूरत भी नहीं है और उनकी महानता से कोई इनकार भी नहीं। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी सीमाओं में कोई रास्ता अपनाया, उस रास्ते पर चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज जब हम अपने आप को एक अंधी सुरंग में पा रहे हैं, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उस पर पुनः विचार करें? क्या आने वाली पीढ़ियों को का ये दायित्व तो नहीं होना चाहिए कि वो अतीत के अपने पुरखों के बनाए हुए रास्तों से अलग रास्ता अपनाएं? हमारे लोक में एक कहावत है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत। तो आखिर हम कैसे कपूत हैं कि सपूत हैं, इस बात को जरा सा सोचना चाहिए। इस मुद्दे को और साफ मैं करना चाहता हूं कि आखिर ये जो हमारे सामने जो तस्वीर है, इसकी जड़ में कौन सी बात है, कौन सी बात ऐसी है जिसके चलते हम इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और हमें कोई राह नहीं सूझ रही। इस बात में बहुत अधिक कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। आमतौर पर इस बात में मैं समझता हूं कि एक सहमति होनी चाहिए कि हम इस जो
आधुनिकता के जिस रास्ते पर चले हैं, ये रास्ता हमने 19वीं शताब्दी में चुना। इस रास्ते के इस आधुनिकता का जो ये प्रोजेक्ट हमने अपनाया है, इसके जो मूलभूत तत्व थे वो 19वीं शताब्दी में सूत्रबद्ध हुए और उन्हें हमने अपनाया। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ये 19वीं शताब्दी का योगदान है। चाहे वो नवजागरण के मूल्य हों या हमारे पूंजीवाद की जो भी स्थितियां हैं, जिस तरह से भी वो बना है, ये सब 19वीं शताब्दी में हमने ग्रहण किया। मुक्तिबोध अपनी पुस्तक जो उनकी है कामायनी एक पुनर्विचार, उसमें भारतीय पूंजीवाद और आधुनिकता पर उन्होंने विस्तार से विचार किया और भारतीय आधुनिकता को वो औपनिवेशिक आधुनिकता कहते हैं। भारतीय पूंजीवाद को इसी नाते उपनिवेशवाद की अपनी जरूरतों के तहत विकसित किए जाने के नाते वो रुग्ण पूंजीवाद कहते हैं। वो उसे स्वस्थ या राष्ट्रीय पूंजीवाद नहीं मानते। ये जो हमारा नवजागरण था, जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन में बदला और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो हमें आजादी मिली, आजादी और हमने जिस लोकतंत्र की स्थापना की, ये लगभग एक सर्वानुमति से ही ये चीजें चली हैं। बहुत कम इसमें हम देखते हैं कि असहमत या मतभेद के स्वर जो है ऊंचे उठ पाए। आमतौर पर हमारा राष्ट्रीय जीवन जो है इस रास्ते पर चलते हुए आज यहाँ आ पहुंचा है कि न केवल हम एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं एक सभ्यता के रूप में, बल्कि उससे भी बुरी बात यह है कि हम उस खतरे के प्रति सचेत भी नहीं है। हमारे अंदर कोई व्याकुलता नहीं है, कोई ऐसी हमारे अंदर हलचल नहीं है कि हम इसमें सामूहिक रूप से कोई रास्ता तलाशने के लिए प्रयत्नशील हो सके। इन परिस्थितियों में भी हम अपने छोटे मोटे लोभ लालचों में फंसे। तो ये चीज अपने आप में कुछ न कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उल्लेखनीय संकेत करती है। और इसमें एक खास बात जो मैं जोड़ सकता हूं वो ये है, मुक्तिबोध में उनका एक मशहूर लेख है मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। उसमें साहित्य के बारे में, किसी खास दौर के साहित्य के बारे में उसे समझने के लिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो मैं समझता हूं कि किसी भी परिघटना पर लागू की जा सकती हैं। उनका कहना है कि किसी चीज को समझने के लिए यह देखना चाहिए कि वो किस सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का अंग है, और दूसरी बात यह कि उसकी आंतरिक प्रेरणाएं क्या है। अगर इन दो नजरियों से हम देखें तो हम ये साफ देख सकते हैं, और मैं समझता हूं कि इस पर कोई बहस शायद नहीं है, या अगर होगी तो वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे देखते इस पर कोई बहस नहीं आई है कि हमारा जो 19वीं सदी का नवजागरण है, ये भारत के जो औपनिवेशिक प्रक्रिया चल रही थी, ब्रिटिश राज का जो एक सर्वग्रासी शिकंजा हमें जकड़ रहा था, उसी के एक अनुषंग के रूप में, उसी के एक अंग के रूप में ये नवजागरण हमारा जो है संचालित हुआ है। चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या राजा राम मोहन राय हो, ये बात कोई ढकी छिपी बात नहीं है, और इसको किसी ने छिपाने की कोशिश भी नहीं की है, कोई जरूरत भी नहीं है कि ये अंग्रेजों की, अंग्रेज अधिकारियों की के सक्रिय समर्थन से
इन्होंने जो सामाजिक सुधार किए या जो भी काम किया शिक्षा और समाज के क्षेत्र में, वो अंग्रेजों के सक्रिय समर्थन से ही संभव हुआ, उनकी प्रेरणा से ही संभव हुआ। और ये पूरी तरह से वो जो एक उपनिवेश बनाया जा रहा था, जिसमें कि भारत को जो उसके मध्यकाल में जो स्थित थी, जो अपने शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के काम के बल पर जो हमारे देश का व्यापार पूरी दुनिया में होता था, हमारे देश का बना हुआ कपड़ा, हमारे देश के उगाए हुए मसाले, हमारे देश के बनाए हुए आभूषण और दूसरी इस तरह की हाथ की चीजें जितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में जो है उनकी मांग थी, जिसके चलते हमारे देश में अकूत संपत्ति जमा होती थी और भारत को जो सोने की चिड़िया कहा गया, वो इसी वजह से कहा गया। एक अनुमान के अनुसार उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 भारत का योगदान था। आज किसी भी विकसित महाशक्ति की हालत जो है इसके आधे तक नहीं पहुंचती। हम आंकड़ों पे नहीं जाते, ये कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय उत्पादों का पूरी दुनिया के बाजार में बहुत सम्मान था और बहुत ऊंची कीमत पर वो चीजें जो है बिकती थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में आकर के अंग्रेजों ने, इस पर भी इतिहासकारों में सर्वानुमति है कि उस जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जो शिल्पकार और कारीगर वर्ग था, बुनकर वर्ग था, उसकी कमर तोड़ दी, उसे नष्ट कर दिया और भारत को अनेक तरह के अन्याय परक नियम कानूनों के माध्यम से भारत को कच्चे माल की मंडी में बदल दिया गया। तो ये जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया थी, इसके साथ उनकी कुछ जरूरत भी थी, कुछ उन्हें सुधार भी करने थे, कुछ चीजों को अपने हिसाब से पुनर्संयोजित करना था। तो उसमें उन्होंने ये सामाजिक सुधार किए और भाषा के मामले में एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया कि हिंदी और उर्दू को अलगा करके दोनों के बीच एक विवाद की नींव डाल दी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में होती है, जिसमें पहली बार, जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदी और उर्दू को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाने लिखाने की शुरुआत हुई। और उर्दू जो कि खड़ी बोली का ही एक पूर्ववर्ती और विकसित रूप था, एक विकसित भाषा थी। खड़ी बोली का जो हिंदी रूप था वो उसके साथ माने उसके परवर्ती रूप की तरह ही जो है विकसित हो रहा था। ब्रज भाषा और अवधी का कहीं अधिक बड़ा काम था खड़ी बोली के मुकाबले। लेकिन खड़ी बोली के उर्दू रूप को, जिसे 18वीं शताब्दी तक तो हिंदी ही कहा जाता था, उस उर्दू रूप को एक अलग भाषा की तरह से जो है प्रस्तुत किया गया और हिंदी को एक अलग भाषा की तरह प्रस्तुत किया गया। और इस तरह से हम जो हिंदी के लोग हैं ये पाते हैं कि हम अपने पूर्वजों के सैकड़ों वर्षों के भाषा के क्षेत्र में किए गए काम से, उनके संघर्ष से, उसमें अर्जित जो तरीके थे, उनसे, उनके मुहावरों से वंचित कर दिए गए। एक बहुत ही अलग किस्म का वैमनस्य, एक दुर्भावना जो भाषा के स्तर पर हिंदी और उर्दू के बीच जिसकी विश्वेल 19वीं शताब्दी में पड़ी,
वो आगे भी चल के काफी लहलहाती रही। आज भी हम उसके नतीजे जो है वो भुगत रहे हैं। हमारी भाषा, हिंदी भाषा का जो बड़ी मुश्किल से उसका एक स्वरूप उभर करके आया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इसमें भी गौर करने की चीज है और ये हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई चीज है कि हमारी हिंदी की जो अपनी इम्यूनिटी है वो काफी कमजोर है। हम देखते हैं कि हिंदी के अपनी वाक्य रचना, हिंदी के मुहावरे, इनकी कोई खास अहमियत हमारी नजर में नहीं रह जाती है। और कोई भी अंग्रेजी का प्रयोग बड़ी आसानी से हिंदी में अनुवाद करके जो है प्रचलित हो जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक बार कहा था कि अगर मेरी भाषा दूषित हो रही हो और मेरा देश गुलाम हो रहा हो तो मैं पहले अपनी भाषा को बचाऊंगा, क्योंकि अगर भाषा बची रहेगी तो देश को कभी भी आजाद कराया जा सकता है। लेकिन अगर भाषा दूषित हो गई तो देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। आज हमारी भाषा भी बड़ी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। जैसे हमने नदियों की पूजा की लेकिन उनसे प्यार नहीं किया, वैसे ही हम अपनी भाषा से भी प्यार नहीं करते। उसमें किसी भी तरह के प्रदूषण को पर हम सचेत नहीं होते। मुहावरे की गलती, जिसके बारे में किसी ने कहा है कि भाषा में मुहावरे यानी किसी बात को कहने का जो एक खास तरीका हर भाषा का होता है, उस मुहावरे की गलती को किसी ने कहा है कि वो कौर में आए हुए बाल की तरह से, कंकड़ की तरह से नहीं बल्कि बाल की तरह से है, जिसको आप अनदेखा कर ही नहीं सकते। अब आप कल्पना कीजिए कि हमारी संवेदना का स्तर इस समय क्या है कि हम महसूस ही नहीं करते कि हमारे कौर में कोई इस तरह की चीज हमारी भाषा में जो है हो गई। एक आखिरी बिंदु पर आकर के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है, कि हमारे देश के इतिहासकारों में आम तौर पर 1857 को लेकर के 1857 के विद्रोह को लेकर के एक आम राय ये है, चाहे वो राष्ट्रवादी इतिहासकार हों या मार्क्सवादी इतिहासकार हों, उनका ये कहना है कि ये विद्रोह जो है सामंती विद्रोह था और इसीलिए ये पूंजीवाद के सामने यानी ब्रिटिश राज के सामने ये पराजित हो गया और इसे पराजित होना ही था, क्योंकि ये इतिहास के चक्र को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा था। नवजागरण की आंतरिक प्रेरणाओं की अगर हम बात करें तो वो भी इसी विचार से, इसी भावबोध से संचालित है, बल्कि कहीं अधिक मुखर रूप में संचालित है, क्योंकि ये नवजागरण उसी दौर में हो रहा था। तो उसमें हम देखते हैं कि नवजागरण का भरपूर समर्थन ब्रिटिश राज को होता है और 1857 के प्रति काफी उनका क्रोध जो है नवजागरण के नायकों का दिखाई पड़ता है, उसके प्रति काफी विरोध है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति काफी लगाव है, अंग्रेजी किस्म के सुधारों के प्रति लगाव है, यानी आंतरिक प्रेरणाओं और बाह्य प्रक्रियाओं दोनों ही स्तरों पर हमारा जो नवजागरण है ये ब्रिटिश राज के एक अंग के रूप में, उपनिवेशीकरण की एक प्रक्रिया के एक अंग के रूप में ये घटित हुआ। तो बहरहाल घटित हो गया तो हो गया। अब उस पर जो मूल्य हमने अपनाए, उन मूल्यों के सहारे हमने यहाँ तक की यात्रा तय की है, उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसे समझा जा सकता है, उसका मूल्यांकन फिर से किया जा सकता है।
अभी तक हम उसको एक आदर्श की तरह से जीते रहे, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि अपनी सारी सकारात्मकताओं और सारी अच्छाइयों के बावजूद उस नवजागरण की, उस आधुनिकता की ही कुछ बुनियादी खामियां हैं जो कि हमें, हमारे मानस को सही मायने में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, देश के संपत्ति के प्रति, देश की प्रकृति के प्रति हमें संवेदनशील नहीं बना। ये एक औपनिवेशिक मानस है, एक लूट खसोट की जो प्रवृत्ति हमें इतने व्यापक रूप में दिखाई पड़ती है, हर स्तर पर दिखाई पड़ती है, ये एक औपनिवेशिक चरित्र की देन है। हमें ये समझना होगा कि लगभग 200 वर्ष के इस अनुभव से गुजर करके हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां कि हमने इन चीजों को सहज स्वाभाविक मान लिया, जो कतई सहज स्वाभाविक नहीं। इसमें एक आखिरी बात मैं ये जोड़ दूं कि हिंदी में जो बड़े विचारक हैं उनमें खास तौर से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस बहस में एक नया अनूठा योगदान किया है, और चूंकि उनके समर्थक बड़ी मात्रा में हैं हिंदी के बुद्धिजीवियों में, इसलिए इस बात पर ध्यान दिलाना मुझे जरूरी लगता है कि उनसे पहले के या उनके अलावा जो इतिहासकार हैं उन्होंने आमतौर पर एक पक्ष लिया है, वो भी उपनिवेशवादी जो एक बड़ा दायरा है उसके अंदर ही मैं समझता हूं वो उनके ये चिंतन की भूमि आती है, जिसमें वो कहते हैं कि 1857 सामंती विद्रोह था और अंग्रेज जो है आधुनिक थे, पूंजीवादी थे, इसलिए आधुनिकता के सामने सामंतवाद को पराजित होना पड़ा। मैं समझता हूं ये ठीक तरीका नहीं है। वास्तव में किसी विदेशी ताकत की गुलामी के खिलाफ कोई देश के लोग, उसके सामंत, उसकी जनता, उसके सिपाही, वो सब मिलजुल करके लड़ते हैं तो एक राष्ट्रीय संघर्ष होता है, एक राष्ट्रीय संग्राम होता है, और वो हमेशा जनवादी और यानी प्रगतिशील होता है। जनवादी हो या ना हो, लेकिन वो एक प्रगतिशील चीज होती है। गुलामी कभी भी आजादी से प्रगतिशील नहीं हो सकती, ये एक बुनियादी बात। तो उन इतिहासकारों के बारे में मैं कुछ खास नहीं कहना चाहता, लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक नया काम ये किया कि उन्होंने 1857 को भी प्रगतिशील माना और नवजागरण को भी प्रगतिशील माना। अब इससे एक भारी समस्या ये पैदा हो जाती है इस चिंतन पद्धति से कि हमने ये पाया है कि नवजागरण जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत उसके एक अंग के रूप में हो रहा था, यानी वो उसी प्रक्रिया का अंग था जिसने कि भारतीय समाज की, भारतीय अर्थनीति की जो रीढ़ थी उसको तोड़ दिया था और भारत को कच्चे माल की मंडी में बदल दिया था। ऐसी ताकतों के सक्रिय समर्थन, उनकी प्रेरणा और उनकी सहभागिता से ये नवजागरण चल रहा था। ये हमारी आधुनिकता जो है आकार ले रही थी। और 1857 क्या था? वो जो भारतीय समाज की, अर्थनीति की और भारतीय सभ्यता की जो बची खुची ताकत थी, वो जैसे भी संभव हो सका उसने अंतिम वार किया ब्रिटिश राज पर अपनी पूरी ताकत जुटा करके, और असफल हो गई, पराजित हो गई और घनघोर दमन का शिकार। तो ये जो समस्या है कि ये दोनों ही चीजें एक साथ प्रगतिशील कैसे हो सकती, दोनों ही चीजें एक साथ जो है हमारे नवजागरण का अंग कैसे हो सकती हैं, इस पर हिंदी के विचारकों को, चिंतकों को सोचना चाहिए। और इस एक बिंदु से मैं समझता हूं कि हम उस चीज को शुरू कर सकते हैं जिसके आज बहुत जरूरत है और जिसको मुक्तबोध ने कहा था, जिसकी उम्मीद जताई थी कि छेड़ने ही वाली है युग व्यापी एक बहस,
होने ही वाली है भारी जद्दोजहद। धन्यवाद। इस पूरी बातचीत में जैसा कि आप सुन रहे थे, शुरू में ही सर ने कहा कि मैं कोई पारंपरिक अध्यापक की तरह मुक्तबोध की कविता और कहानी तक अपनी बात सीमित नहीं रखूंगा। और ये बहुत ही मौजूद विषय था कि जो चिंता मुक्तबोध की थी वह अभी भी अधूरी है, अभी भी उसके पूरा होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। और इस तथाकथित विकास की सभ्यता के की यात्रा करते हुए हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, जिसे वो कह रहे थे कि लूट और खसोट बढ़ रहा है और यह एक औपनिवेशिक मानसिकता है, तो मुक्तिबोध की चिंताओं को उन्होंने भक्ति आंदोलन और नवजागरण के साथ जोड़ते हुए उसे आज के मुकाम तक पहुंचाया। और मुक्तिबोध की ही नज़र से आज की हालात को देखने के लिए जो उनकी चिंताएं थीं, उन चिंताओं के साथ आज के हालात को जोड़ने के लिए एक तरह से हमें दिशा निर्देश दिया और एक रोशनी दी कि हम इसको समझें। मुझे लगता है कि यहाँ जो टिप्पणियां आई हैं उनमें कोई बहुत ही ऐसी टिप्पणी नहीं है जिसे हम सवाल कर सकें। लोग या तो सहमत हैं या एक दो वाक्य की टिप्पणियां हैं जो उन्हीं वक्तव्यों से दोहराई गई हैं। सवाल इसमें नहीं केवल उठेंगे तो एक बहस कैसे होगी सुनारायण जी? कैसे होगी? हाँ, ये तो यही हमारी समय का बड़ी संकट है सर। असफलता है कि हम सवाल नहीं जो है प्रेरित कर पा रहे हैं। यही 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 इस समय का संकट है कि जो जिस वैचारिकी को सबसे अधिक सवाल उठाना चाहिए वो वैचारिकी भी सवाल उठाने में मतलब आगे नहीं है। पीछे है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे नहीं दिख रही है। एक बात मैं केवल बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये टिप्पणी के ही रूप में आई है, डॉक्टर निर्मल कुमारी वार्ष्णेय, उन्होंने आपके वक्तव्य से एक वाक्य को लिया है कि अतीत के देह भाग को एकदम नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत खूब। इसी पर मैं चाहता हूं सर कि इसको एक बातचीत के रूप में, पूरक बातचीत के रूप में, कि अतीत के देह को प्रायः मुक्तिबोध तो प्रश्नांकित करते हैं। अपने अतीत के देह को प्रश्नांकित करने से मतलब नकारना नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि कितना वो हमारे लिए आज के लिए उपयोगी है और कितना उसको छोड़ा जा सकता है, यह दृष्टि उनमें लगातार भक्ति आंदोलन के मूल्यांकन से लेकर और नवजागरण और प्रगतिशील आंदोलन तक रही है। प्रगतिशील आंदोलन को भी वह आंख मूंद कर स्वीकार करने के बजाय उसे बहस करते हैं और बहुत सारी जो उसकी रूढ़िग्रस्तता है उससे उबरने की खुद भी कोशिश करते हैं और एक तरह से सचेत करते हैं। तो यह आज के समय में जो अतीत के देह भाग को स्वीकार करने वाली चेतना है, यह अतीत की ओर फिर से जाने वाली चेतना के रूप में दिखाई दे रही है कि फिर से अतीत में जाके बैठा जाए। तो मैंने इसके क्या खतरे हो सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं, इस पर एक बातचीत हो जाए तो मुझे लगेगा कि ये प्रश्न सार्थक होगा। देखिए, अब ये तो बहुत जानी समझी हुई बात है कि अतीत में दोनों तरह की चीजें हैं, और जो अतीत की जड़ प्रवृत्तियों की तरफ देश और समाज को ले जाना चाहते हैं, ले जा रहे हैं, मैं उनको ये जो हमारी आधुनिकता है उसके एक अंग के रूप में ही देख पाता हूं। उसका भी संबंध कहीं न कहीं उसकी अपनी खामियों से, उस आधुनिकता के कुछ जो सशक्त पहलू थे वो किसी दूसरी तरह से दिखे, जो उसके अधिक प्रतिगामी पहलू हैं वो दूसरी तरह से दिखते हैं। लेकिन मेरा इसमें कहना ये है कि अगर अतीत के सहारे कोई हमसे लड़ रहा है तो हमें भी अतीत में झांकना चाहिए। अतीत में हमारे लिए भी बहुत कुछ है। जैसे मुझे एक हवाला मुक्तिबोध से ही याद आ रहा है, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू नाम के अपने लेख में, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, मुक्तिबोध ने एक सवाल उठाया। उन्होंने मराठों के, यानी शिवाजी के नेतृत्व में जो मराठों का आंदोलन हुआ और इधर
सिख पंथ को दो के हवाले से, यानी उधर संत रामदास और इधर सिख पंथ गुरु नानक ने जो चलाया, इन दोनों का जिक्र करते हुए एक सवाल उठाया है कि अगर अतीत में शिवाजी के नेतृत्व में, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में, अगर तथाकथित पिछड़ी और निम्न जातियों से आए हुए योद्धा बड़े सेनाध्यक्ष हो सकते थे, बड़े राजनेता हो सकते थे, और उनकी जो संगठित शक्ति थी वो अपने समय के सर्वोच्च ताकतों से लोहा ले सकती थी, तो आज ये क्यों नहीं हो सकता? ये बात ठीक है कि उस दौर के बारे में उनका ये मानना है कि अंततः वो लोग भी जो है उस पूरी व्यवस्था में समाहित हो गए, आगे चल करके वो कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाल पाए, लेकिन उसे वो एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में देखते हैं। आज जब हमारे सामाजिक स्तर पर वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध, उसके आग्रहों के विरुद्ध बहुत सारे सवाल उठते हैं, हमारे दलित और पिछड़ी जातियों के संघर्ष को लेकर के, उनमें आई हुई चेतना को लेकर के बहुत सारे बातें आती हैं, उठती हैं, तो हम चाहते हैं कि मुक्तिबोध के अतीत के प्रति इस नजरिए से इन सारे सवालों को देखा जाए, चाहे वो सांप्रदायिक फांसीवाद का सवाल हो या ब्राह्मणवाद का सवाल है, उपनिवेशवाद का सवाल है, दुनिया की बड़ी ताकतों के आगे पीछे कदमताल करने वाली सत्ताधारी शक्तियों से निपटने का मुद्दा है। हमें ये देखना चाहिए कि अतीत में हमारे लिए ऐसे उदाहरण कौन से हैं जो आज हमें कोई नई दिशा दे सकते हैं, नई प्रेरणा दे सकते हैं। सवाल ये है, आज मैं किसी को नहीं देखता, खासतौर से दलित चिंतक जो हैं वो अधिक से अधिक ये कह पाते हैं कि भाई हम अपना प्रतिनिधि, सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व तो हम खुद कर सकते हैं, और इस बात में एक तथ्य है, एक तत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है, और मुक्तिबोध जिसको तलाश रहे थे संभावना को, वो ये थी कि जो तथाकथित निम्न जातियों से आए हुए, दलित जातियों से आए हुए नायक अगर मध्यकाल में महान सेनाध्यक्ष हो सकते थे, तो आज वो महान राजनेता क्यों नहीं हो सकते हैं? पूरे समाज का नेतृत्व वो क्यों नहीं कर सकते? जाहिर है कि सिर्फ कहने भर से ये बातें नहीं हो जाएंगी, लेकिन इस दिशा में सोचना होगा। सबसे पहले तो इस संभावना पर विचार करना होगा कि आखिर ये संभव क्यों नहीं है, क्यों हम इस तरीके से नहीं सोच पाते, क्यों हम अधिक से अधिक एक बस मुझे मत छूना वाले नजरिए तक रह जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपकी बात का जो मैं समझ पाया उसका मैंने उत्तर दिया कि हमें अतीत की प्रतिगामी प्रवृत्तियों का मुकाबला अतीत की प्रगतिशील प्रवृत्तियों का साथ लेकर के जो है आज की हमारी विचारधारा के साथ, लेकिन हमें अतीत की प्रगतिशील और जन पक्षधर परंपरा को अपने साथ लेकर के ही उनका मुकाबला करना है। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरा आशय यही था जो आपने ग्रहण किया और बिल्कुल सही दिशा में उत्तर दिया। ये बहस अतीत को लेकर चलती रहती है कि अतीत से में जाकर अतीत की ओर जाने वाली जो प्रतिगामी शक्तियां हैं उनको नहीं हराया जा सकता। तो मैं चाह रहा था कि मुक्तिबोध के बहाने, मुक्तिबोध के हवाले या उनके नजरिए से इस सवाल को देखा जाए। एक बहुत ही, मैं तो कहूंगा कि जरूरी वक्तव्य था। जरूरी वक्तव्य इसलिए था कि आज के हालात को रेखांकित करते हुए और फिर उसको मुक्तिबोध के बहाने समझा जाए, मुक्तिबोध के नजरिए से समझा जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्थगित से दिख रही हैं, रुकी रुकी दिख रही हैं। जो गति दिख भी रही है वो इतनी उम्मीद नहीं जता रही है कि जिस मुक्तिबोध की पंक्ति को आपने शुरू में उद्धृत किया या बार बार 2-3 बार उद्धृत किया, वो जो विश्वव्यापी बहस छिड़ने वाली है
वो विश्वव्यापी बहस धीरे धीरे उसका शोर तो सुनाई दे रहा है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो बहुत एक तरह से शिथिल पड़ता जा रहा है, धूमिल होता जा रहा है, शोर तो बढ़ गया है, वो विश्वव्यापी बहस बन नहीं पा रही है। तो कैसे हमारी जो आपकी चिंता है या जिस ओर आपका संकेत है, हमारी भी चिंता यही होनी चाहिए कि जो बहस अधूरी रह गई थी या जिसका संकेत वो पा रहे थे वह कैसे आगे बढ़े, और इस पूरे व्याख्यान में उसी बहस को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। मैं जो लोग यहाँ जुड़े रहे सुन रहे थे, जिन लोगों ने वाच पार्टियां होस्ट की या जो बाद में सुनेंगे यहाँ जुड़कर इस मंच से, क्योंकि बाद में भी बहुत सारे श्रोता सुनते हैं अपनी सुविधा से, और जो हमारे मंच के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी सहयोगी हैं, उन सब की ओर से व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी ओर से भी आपके प्रति और आपके इस जो आपने हमको स्नेह दिया और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और एक सुविचारित वक्तव्य दिया, इस सब के लिए मैं बहुत आभार, बहुत कृतज्ञता और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि यह बहस होती दिखाई देगी समाज में, तो इस मंच का और इस व्याख्यान का भी उसमें कुछ हिस्सा होगा। आप सबको जो यहाँ जुड़े रहे और साथ ही साथ केएम सर को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। विवेक जी को भी धन्यवाद। जी सर हैं विवेक जी यहाँ। हाँ सर, चलिए चलिए। ठीक सर, बहुत अच्छा सर। अच्छा, ब्रॉडकास्ट